Assalamu alaikum. Our next topic from the general surgery is about the fluids therapy. फ्लूइड्स थेरेपी जो होती है ये क्या होती है? हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जो हैं आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं और उनका ऑपरेशन होना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऑपरेशन से पहले उनको कोई बीमारी होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई उनका फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। और फिर उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के दरमियान में उनको बहुत सी लॉसेस का देखना पड़ता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ब्लड लॉस हो रहा है, उनका वो ऑनगोइंग लॉसेस चल रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। और आफ्टर ऑपरेशन जो उनकी सारी फ्लूइड की मैनेजमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटल में। सो प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे फ्लूइड्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आईवी फ्लूइड्स जो हैं उनके बेसिस, उनकी फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जो हम पेशेंट्स को देंगे, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को, उनकी बेसिस को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नाउ अबाउट कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स कैसे जो हैं वो पड़े हुए हैं, उनकी हम थोड़ी सी पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक सेल पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा सेल के अंदर उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और इसके अलावा आपको बाहर नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के बाहर वी हैव दिस ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सारा होता है सेल्स और ब्लड वेसल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सो हमारी बॉडी में ना क्या होता है, 60% वाटर होता है, 60% वाटर होता है, जिसका जो 2/3 पार्ट होता है उस वाटर का, टोटल बॉडी वाटर का, वो इंट्रासेलुलर होता है। इस वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज़ 2/3 टोटल बॉडी वाटर। 2/3 कितना होगा 60% का? 60% का 2/3 जो होगा वो हमारे पास होगा 40%। तो 40% जो हमारा फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर है, या 2/3 जो हमारा फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर है। और बाकी का जो 1/3 है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर है। उसमें से जो 1/3 है, बाकी का 1/3 जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, उसमें से जो 2/3 है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उस 1/3 का 2/3 है, और जो ब्लड फ्लो अंदर हो रहा है वो रिमेनिंग 1/3 ऑफ 1/3 है। ठीक है, तो समझ आई। 2/3 टोटल बॉडी वाटर इंट्रासेलुलर में है, और 1/3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर में 2/3 जो है वो इंटरस्टिशियल में है, और 1/3 इंट्रावैस्कुलर है। मतलब वो जो टोटल 60% बॉडी वेट था वाटर का, उसमें से 40% हमारे इंट्रासेलुलर है, 20% हमारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है। उस 20% में से जो 15% है, मतलब 2/3, वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, और बाकी का जो 5% है, जो कि 1/3 है, वो हमारा वेसल के अंदर पड़ा हुआ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि टोटल बॉडी वाटर जो है 60% मीन्स कि टोटल बॉडी वाटर 42 लीटर्स है, 42 लीटर्स है टोटल। उसमें से अगर हम इंट्रासेलुलर करेंगे 2/3 ऑफ 42 लीटर्स, वो बन जाएगा 28 लीटर्स। 28 लीटर पड़ा हुआ है हमारे सेल के अंदर, और बाकी जो 2/3 में से 1/3 है 42 लीटर्स का, जो कि 14 लीटर्स है, वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। 14 लीटर्स में से आपने 2/3 निकालना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, तो 2/3 हमारे 14 लीटर्स का कितना बन जाता है, 9 लीटर्स। तो हमारी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें 9 लीटर्स है 14 लीटर में से, और बाकी का जो 1/3 रह जाता है इंट्रावास्कुलर, हम करेंगे 1/3 ऑफ 14 लीटर्स। 5 लीटर जो है वो हमारा प्लाज्मा के अंदर है, ब्लड वेसल के अंदर है। तो आपने 3 तरह से देखना है, एक आपने 60% में देखना है, एक आपने लीटर्स में देखना है, और एक ना आपने जो है रेशो निकालनी है 2/3 1/3 करके। तो इस तरह से हमारे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स समझ आती है। टोटल बॉडी वाटर 60% है, जिसमें से 40% जो है वो हमारा इंट्रासेलुलर है,
एक्स्ट्रा सेलुलर 20% है, उसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 15% है और 5% जो है वो प्लाज्मा है। अगर इसी को परसेंटेज के अलावा हम लीटर्स में करें तो टोटल 42 लीटर है बॉडी वाटर। इंट्रा सेलुलर जो है वो हमारा है 42 में से 28 लीटर, और बाकी का जो 14 लीटर्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जिसमें से 9 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल है और 5 लीटर जो है वो प्लाज्मा में है। और ये हम अगर बात करें 2/3 इंट्रा सेलुलर ऑफ टोटल बॉडी वाटर, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें से 2/3 इंटरस्टिशियल फ्लूइड और 1/3 प्लाज्मा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया है कि 2/3 रूल और 1/3 रूल और एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा ये 42 लीटर्स कैसे आया ना, तो हमने वो उसकी केजी के लिहाज से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 70 केजी का मैन है तो 60% जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, जितना केजी का मैन होगा उतने लीटर्स उसके अंदर फ्लूइड होंगे, तो वो वेट के लिहाज से भी होता है वाटर। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं वो किससे सेपरेटेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सोडियम पंप होता है। और यू नो दैट के जो हमारा सेल होता है उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको पहले पता होगी। और सेल के अंदर क्या होती हैं चीज़ें, प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोजन होता है, जो सेल के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। ठीक है, प्रोटीन्स और जो हमारे ग्लाइकोजन है वो भी हमारे सेल के अंदर रहते हैं। तो पॉइंटर मैं हल्का कर लूँ। ठीक है, उसके बाद जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम का लेवल होता है सेल के अंदर वो कितना होता है, ज़्यादा होता है हमने कहा। तो कितना होता है सेल के अंदर, अगर हम बात करें 151 पोटेशियम होता है, और बाहर जो है पोटेशियम 4 होता है, मीन से 4 मिलीमोल्स पर लीटर। और इसके अलावा जो हमारे सोडियम होते हैं, सोडियम हमारा हमने कहा कि सेल के बाहर होता है ज़्यादा। इसी तरह क्लोराइड जो होता है वो सेल के बाहर ज़्यादा होता है। बाइकार्बोनेट जो है वो भी हमारे सेल के बाहर होता है। ठीक है, और सोडियम की जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेवल होता है वो 140 होता है, जबकि अंदर जो है वो 8 होता है सोडियम, और बाहर 140 होता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो है इंट्रा सेलुलर है इस साइड पे, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। इंट्रा सेलुलर आपको पोटेशियम ज़्यादा नज़र आ रहा है सारा पिंक कलर का, और बाहर आपको सोडियम क्लोराइड ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी तरह बाइकार्बोनेट का लेवल भी अंदर ज़्यादा होता है बाहर। और पोटेशियम अंदर कितना है 151, और बाहर कितना है 4, जबकि सोडियम बाहर कितना है 140 और अंदर कितना है 8, अंदर मीन सेल के अंदर। के बाद इन्होंने यही फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आपको बताए हैं, टोटल बॉडी वाटर और ये सब कुछ जो हमने डिस्कस कर लिया है। सोडियम की कंसनट्रेशंस बताई हुई हैं, पोटेशियम की फिगर के थ्रू। अब फिजियोलॉजी हमने बात करनी है ऑफ द फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए सेल के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर के दरमियान में जो बैरियर होता है वो कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन का। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और हमारी जो प्लाज्मा होता है ब्लड वेसल, उसके दरमियान में जो बैरियर होता है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है। तो हम सबसे पहले कैपिलरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है वो किसके दरमियान में है, इंटरस्टिशियम और प्लाज्मा के दरमियान में। उसमें से कौन सी चीज़ें फ्रीली पास कर सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें से फ्रीली पास कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैपिलरी के अंदर रहती हैं। ठीक है, और यही कैपिलरीज जो के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं कैपिलरी के अंदर वो बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही फंसी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे उनकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको कहते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। ये कितना होता है 25 मिलीमीटर मर्करी। ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है 25 मिलीमीटर मर्करी। और इसी वजह से कैपिलरी के अंदर फ्लूइड रहता है,
जबकि एक दूसरा प्रेशर आपको पता है ऑनकोटिक के ऑपोजिट कौन सा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड होता है वो कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर रखता है, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कैपिलरी से फ्लूइड को बाहर निकालता है इंटरस्टिशियम में। अब फॉर एग्जांपल किसी की कैपिलरी के अंदर वो प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है जिन्होंने ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करना था। फॉर एग्जांपल किसी का लिवर ख़राब है, किसी की किडनी ख़राब है, तो उनके अंदर क्या होगा, लिवर ख़राब होने की वजह से एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा। एल्ब्यूमिन इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन। इसी तरह किसी की किडनी ख़राब है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उनके अंदर से एल्ब्यूमिन बॉडी से निकलता जाता है, तो बॉडी में क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर वो एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप करेगा। ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर रख रहा था, लेकिन अब वो नहीं जनरेट होगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन। तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड होगा वो कैपिलरी से नीचे निकल के इंटरस्टिशियम में आएगा और रिजल्ट इन एडिमा। ये चीज़ें आपको पहले भी पता है। फिर दूसरा जो बैरियर था दैट वाज बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दैट वाज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें से वाटर इजीली पास कर सकता है। कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में से इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली पास कर रहे थे, लेकिन प्रोटीन्स नहीं पास कर रही थी। जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से वाटर फ्रीली पास कर रहा है, लेकिन सोडियम जो है वो फ्रीली पास नहीं कर रहा। सोडियम फ्रीली पास नहीं कर रहा मींस ये सेल है, इसमें से पानी तो अंदर बाहर जा रहा है, लेकिन सोडियम जो है वो फ्रीली पास नहीं कर रहा। सोडियम बाहर ज़्यादा था तो एक्टिवली पंप कर रहा है बाहर, क्योंकि सोडियम का लेवल ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि क्या करता है, सोडियम को अंदर से बाहर लेके जाता है। अंदर से बाहर क्यों एक्टिवली लेके जा रहा है, क्योंकि अंदर लो कंसंट्रेशन है सोडियम की, बाहर ज़्यादा है, तो लो से हाई कंसंट्रेशन में जाने के लिए कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप चाहिए। तो ये जो पंप होता है यही हमारा सोडियम को बाहर लेके जाता है। ठीक हो गया। और वाटर जो होता है ना वो ऑस्मोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि उसने अंदर जाना है या बाहर। फॉर एग्जांपल ये 3 फ्लूइड्स हैं हमारे पास, एक आइसोटोनिक फ्लूइड है, ये हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। टोनिसिटी अगर हम देखें तो ये जो सेल है ये आइसोटोनिक है, इसके अंदर जितने सोल्यूट्स हैं सेल के अंदर उतने ही बाहर है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। एक होती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मतलब कि उसमें सोल्यूट्स कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वो वाटर ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे सोल्यूट्स कम होते हैं, पानी ज़्यादा होता है, पानी हायर से लो में जाएगा, तो पानी सेल के अंदर जाएगा, सेल स्वेल करेगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट्स बाहर ज़्यादा है सेल के, पानी जो है वो कम है बाहर, तो पानी सेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर, तो जैसे सेल में से पानी निकल के बाहर जाएगा और सेल श्रिंक करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन के टोनिसिटी क्या है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। फिर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम किसी की कैपिलरी के अंदर, ये कैपिलरी में आपको ब्लड फ्लो करता हुआ नज़र आ रहा है, आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की प्योर वाटर अंदर घुसा देते हैं, हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर हाइपोवोलेमिया हुआ है इस पेशेंट के अंदर, चलो इसके अंदर पानी अंदर डालो, इसके अंदर पानी की कमी है, तो वेसल के अंदर डायरेक्ट हमने पानी इतना ज़्यादा फेंक दिया। तो अभी हमने देखा अगर बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूट्स कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो क्या होगा, सारा का सारा पानी जो है वो सेल्स के अंदर जाएगा। तो आरबीसीज जब स्वेल करेंगे सेल से गुजर के, क्योंकि पानी तो फ्रीली परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके आरबीसीज में जाएंगे, तो आरबीसीज की हीमोलिसिस शुरू हो जाएगी। तो हीमोलिसिस हो रही है, तो प्योर वाटर जो है ना वो नहीं होना चाहिए, हमने बाहर से ऐसा फ्लूइड डालना है कि उसकी टोनिसिटी मेंटेन रहे, हमारे सेल्स ना टूटे अंदर जाके। तो उसकी बेसिस पे हमारे डिफरेंट फ्लूइड्स हमने जनरेट किए हुए हैं कि पानी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने ऐड कर देने हैं, प्योर वाटर नहीं ऐड करना। सो वी हैव पारेंट्रल फ्लूइड थेरेपी, मतलब पारेंट्रल मतलब कि हमने जो वेजल है जैसे अभी हमने दिखाया था उसके अंदर फ्लूइड्स ऐड करने हैं। तो फ्लूइड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स होते हैं और कोलॉइड्स होते हैं। क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं इनके बारे में अगर थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं, क्रिस्टलॉइड्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज,
रिंगर्स लैक्टेट। और कोलॉइड्स जो होते हैं इनके अंदर आते हैं एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, डेक्स्ट्रॉन, स्टार्च। क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं ना, ये इंट्रावास्कुलर स्टे नहीं करते, मतलब अगर हमने इसको वेजल में डाला है ना क्रिस्टलॉइड्स को, तो ये वेजल से निकल के बाहर इंटरस्टिशियम में या सेल में चले जाएंगे। जबकि जो कोलॉइड्स होते हैं ये हमने जिसमें डाला है इंट्रावास्कुलर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये अंदर ही स्टे करना पसंद करते हैं, ये वहाँ से निकल के कहीं नहीं जाते बाहर। इसके अलावा हमारे जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्री वाटर होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। इसमें जो है वो उसके अंदर डेक्सट्रोज था, नॉर्मल सेलाइन था और KCl था ना ऊपर वाले में जो क्रिस्टलॉइड्स थे। इसमें इलेक्ट्रो फ्री वाटर मतलब कि सिर्फ डेक्सट्रोज है 5% या 10%। और इसके अलावा जो है ब्लड, चौथी चीज़ ब्लड है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के चैप्टर में हमने देखा था कि ब्लड में हम फॉर एग्जांपल पैक्ड RPCs देते हैं या उसके प्रोडक्ट्स हमने देने हो तो वो देते हैं। सो इस तरह से हमारी कैटेगरीज होती हैं IV फ्लूइड्स की। सो वी हैव द क्रिस्टलॉइड्स एंड वी हैव द कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स में ना ज़्यादातर कौन सी चीज़ें होती हैं? पानी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि कोलॉइड्स में लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे प्रोटीन्स हैं। ठीक है। क्रिस्टलॉइड्स जो हैं इनका ये होता है कि ये सस्ते होते हैं, कोलॉइड्स महंगे होते हैं। क्रिस्टलॉइड्स जो हैं इनका कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता, कोलॉइड्स का इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स ब्रीफली। सो क्रिस्टलॉइड्स जो हैं ये 3 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाइपोटोनिक हो सकते हैं, आइसोटोनिक हो सकते हैं, हाइपरटोनिक हो सकते हैं। हाइपोटोनिक की ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन कम होती है और फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर जाता है क्योंकि पानी ज़्यादा है। हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट्स कम है, पानी ज़्यादा है, तो पानी जो है बाहर से सेल्स में जाएगा। इसी तरह जो है अगर हम बात करें कि हाइपरटोनिक, तो उनकी ऑस्मोलिटिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो फ्लूइड जो है वो क्योंकि सॉल्यूट्स ज़्यादा है, पानी कम है, तो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जाएगा। आइसोटोनिक जो उनकी सेम कंसनट्रेशन होती है, तो पानी जो है वो शिफ्ट ही नहीं होता, वो उधर ही रहता है। ठीक है। तो अब क्रिस्टलॉइड्स क्या समझ आई? एक्वियस सॉल्यूशंस हैं, पानी है इसके अंदर, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, लैक्टेट, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं अंदर। तो आयनिक कॉम्पोजिशन इनकी जो होती है वो प्लाज्मा के नज़दीक होती है, मतलब प्लाज्मा के जो आइंस होते हैं तकरीबन उतने ही इनके पास आइंस होते हैं, उस तरह के होते हैं। तो बैलेंस्ड और फिजियोलॉजिकल कहते हैं। बैलेंस्ड और फिजियोलॉजिकल मतलब कि इनके अंदर जो आइंस होते हैं वो क्लोज टू प्लाज्मा होते हैं। हमारे पास कोई ऐसे फ्लूइड्स नहीं है जो बिल्कुल कॉपी हो हमारे प्लाज्मा के जैसे, नहीं, थोड़ा सा मिसमैच होता है सबके दरमियान में। सो इसमें जो कॉमनली यूज्ड होते हैं उसमें आता है 0.9% सेलाइन। ठीक है। हम इस टेबल से देखने की कोशिश करते हैं, इसको फिर इंशाल्लाह समझ आएगी कि हमारा जो प्लाज्मा है ECF है, उसमें सोडियम देखें 142 है। ठीक है। सोडियम कितना है? 142 142। हमने पहले 140 देखा है, 142 होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और पोटेशियम 4 है, पहले हमने देख चुके हैं। क्लोराइड देखें 103 है। बाइकार्बोनेट एज लैक्टेट 27 है। ऑस्मोलैरिटी कितनी है उसकी? 280 to 310। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल प्लाज्मा है, इसके अंदर इतना सोडियम है, इतना पोटेशियम है, इतना क्लोराइड है, इतना बाइकार्बोनेट एज लैक्टेट है और इतनी ऑस्मोलैरिटी है उसकी टोटल। 0.9% NaCl जो एक हमारा सॉल्यूशन है जो हमने तैयार किया हुआ है, उसके अंदर देखें कि उसके अंदर ना सोडियम और क्लोराइड है सिर्फ, बाकी चीज़ें कोई नहीं है, ना पोटेशियम है, ना बाइकार्बोनेट है, ना कुछ, ना डेक्सट्रोज है। इसमें 0.9% NaCl के अंदर 154 जो है वो सोडियम है और 154 ही क्लोरीन है। तो इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी 308 बनती है, मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, मतलब वो उसकी नॉर्मल 280 to 310 थी, इसकी 308 है, मतलब इट इज़ क्लोज टू दैट ऑफ प्लाज्मा।
ठीक है। और इसमें सोडियम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, और थोड़ा सा क्लोराइड ज़्यादा है। लेकिन इसका मसला पता है क्या है, इसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, विच कैन रिजल्ट इन हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस एंड रीनल शटडाउन। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। 0.45% NaCl भी एक हमारा फ्लूइड है। 0.9% है, 0.45 है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें 0.9% में NaCl 154 था और क्लोराइड 154 था। उनका 0.45 उसका हाफ है। 154 का हाफ कितना होता है? 77। तो 77 और 77 जो है इसमें है। तो अभी तक आपको ये समझ आई कि जो हमारे ये NaCl है 0.9% नॉर्मल सेलाइन जिसको हम कहते हैं, उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोरीन है, और 154 का हाफ है उसमें, और उसमें पूरा है। ठीक है। तो 0.9% सेलाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल सेलाइन, जिसमें सोडियम क्लोरीन कितना है? 154, और उसकी ऑस्मोलरिटी क्लोज टू प्लाज्मा है विच इज़ 308, जो नॉर्मल 310 तक थी उतनी है। और 0.45 सेलाइन जो है वो हाफ है, जिसमें इनकी कंसनट्रेशन 77 है, उस ऑस्मोलरिटी कितनी है? 154। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम नेक्स्ट करते हैं।